जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है दासबोध के इस अगले पार्ट में। और डेफिनेटली काफी मजा आ रहा है। बहुत सारे लोगों का कल फीडबैक भी मिला मुझे, एंड सच में ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक एक चीज को सीख रहे हैं। और दासबोध के इस पार्ट में यानी दशक दूसरा दशक जो है, इसमें हम क्या सीख रहे हैं, क्या सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या नहीं करना चाहिए ये सीख रहे हैं। और इसी का एक पार्ट है मूर्खों के लक्षण। तो ये लक्षणों को जानना है और ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप और मैं शायद इन बातों को समझ पा रहे हैं और इससे कुछ सीख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा। ओके, तो कल हम 23 तक आए थे। ओके, तो मूर्खों के लक्षण में या इंसान से होने वाली गलतियों में ये गलती भी एक प्रमुख है, जहाँ पे व्यक्ति जहाँ पे उसे सम्मान मिलता है ऐसी जगह पे बार बार जाता है, और जिसे अपना मान कैसे रखना है इस बात का ज्ञान नहीं, उसे भी मूर्ख कहते हैं। जय श्री कृष्ण। बहुत बड़ी बात कही है। ओके, और इस बात को कृपया नोट करें। अति सर्वत्र वर्जते। जहाँ पे भी अति हो जाती है, किसी भी चीज की अति मात्रा अच्छी नहीं होती, किसी भी चीज की अति मात्रा अच्छी नहीं होती। ओके, और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ परिचय बढ़ जाता है वहाँ सम्मान कम हो जाता है। कृपया नोट करें इस बात को। जहाँ परिचय बढ़ जाता है वहाँ सम्मान कम हो जाता है। तो इंसान को चाहिए कि ऐसी जगह जहाँ पे उसको सम्मान मिल रहा है, मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, वहाँ बहुत ज्यादा न उपस्थित रहे, ताकि उसका मान बना रहे, है ना। घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसी कुछ बातें आपने सुनी होगी। उसी तरह रोज का अतिथि या रोज का स्पेशल वक्ता नहीं होता है ना। तो कृपया इस बात का ध्यान रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और लक्षण बताया गया है मूर्ख का। ओके, और वह है जिसका चित्त हमेशा अस्थिर होता है, वह मूर्ख है। चित्त अस्थिर होना यानी मन में भिंगरी का चलते रहना। भिंगरी होती है वो, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, उसको क्या कहते हैं आप लोग, शायद आपको कुछ पता। ओके, तो उसको जो है ना, ओके, जिसका मन उसके जैसा अस्थिर होता है, भौरे के जैसा होता है ना, अस्थिर होता है, घूमता रहता है इधर से उधर, उधर से उधर, ऐसे गोल 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 गोल। ओके, तो वह भी लट्टू कहते हैं क्या उसे? ठीक है, चलो बढ़िया। तो वह भी मूर्ख का लक्षण है। और एक बात यहाँ बताई गई है, जो बिना ज्यादा सोचे, बिना कारणों की का विश्लेषण किए किसी को अकारण दंड देता है या छोटी बातों के लिए बड़ी पनिशमेंट देता है, वह भी मूर्ख है। शायद आज की भाषा में हम इसे रिएक्टिव लोग कहे। कुछ लोग बात का बतंगड़ बनाना जानते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों का भी यहाँ पे जो उल्लेख है वह मूर्खों की यादी में किया गया है। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, बट समझने वाली बातें हैं और इसे कुछ सीखना चाहिए, है ना। छोटी छोटी चीजों के लिए कंजूसी करने वाला भी मूर्ख है, कृपया नोट करें। ओके, हमने बात की थी वो गिवर की, यानी देना चाहिए, है ना, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये बात हमने की थी, याद है आपको? यस। तो देना चाहिए। कई सारे लोग ना छोटी छोटी चीजों में कंजूसी करते हैं। और इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, देना जीवन का एक प्रथम नियम जो होता है ना, प्रथम नियम यानी प्राइमरी रूल्स ऑफ द लाइफ में देना आना चाहिए हमें। ओके, वन शुड बी अ गिवर। प्राइमरी रूल्स ऑफ लाइफ में गिविंग आता है ना। तो देना जरूरी है, गिविंग, ओके, जरूरी है। जो छोटी छोटी चीजों में कंजूसी करता है ना, उसे बड़ी चीजें नहीं मिलती। चाहे व्यवसाय हो,
चाहे प्यार हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कंजूसी नहीं करनी है। हर बात में कंजूसी तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कई बार आपको लगता है आपने कुछ रुपए बचा लिए, कुछ समय बचा लिया, कभी काम की कंजूसी है ना, कभी प्रयास की कंजूसी, कभी प्यार की कंजूसी, कभी पैसे की कंजूसी। जब आप किसी चीज को कंजूसी करके बचा लेते हो, तब आप यूनिवर्स को, सामने वाले लोगों को, जिन व्यक्तियों के साथ आप रह रहे हो, उनको कुछ वाइब्रेशंस भेजते हो, और ये वाइब्रेशन लॉन्ग टर्म में नुकसान का कारण बनते हैं। तो इस बात को कृपया समझे, कंजूसी अच्छी नहीं है। ओके, दान अपनी क्षमता के अनुसार करना जरूरी है, बट कई बार छोटी छोटी चीजों में कंजूसी करने वाले लोग बड़ी चीजों में हार जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कमेंट आया है तो मैं उसको पढ़ने का प्रयास करूंगा। कमेंट यह है कि हमें भी यहाँ पे सम्मान मिलता है, ऐसा किसी ने कहा, तो रोज मिलता है तो इसका मतलब क्या है? ओके, तो इसका मतलब ये समझते हैं, अभी मैं भी तो यहाँ आता हूँ, है ना। हर हर व्यक्ति की हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर डेजिग्नेशन की, यानी जिसे कहते हैं ना, आपका कोई भी लेबल हो, सबकी एक अपनी गरिमा होती है, उसका एक प्रेस्टीज होता है, उसे मेंटेन करना जरूरी है, उसे मेंटेन करना जरूरी है। यानी मान लो आप किसी दोस्त के यहाँ जाते हो और वो आपको रिस्पेक्ट देता है, हर बार चाय पिलाता है, रोज आने वाले को चाय नहीं मिलती है ना, हो सकता है उसे दो चार काम बता दिए जाए घर में। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। प्लीज नोट करें, आपके स्पेशल दोस्तों को आप स्पेशल नहीं लगते तब तक जब तक वो आपको मिस नहीं करते। इवन इस बात को इस तरीके से भी समझते हैं कि जो ज्यादा उपलब्ध है उसे ग्रांटेड लिया जाता है या ना। तो ये बात के प्रति सजग रहे। चाणक्य नीति में इसमें और ज्यादा कठोर शब्दों का उपयोग किया गया है। कहाँ जाए, कहाँ ना जाए, कहाँ पे कितनी देर तक रुके, काफी कुछ अच्छा बताया गया है। किसी दिन वहां जाएंगे तो उसके बारे में भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो अशक्त होते हुए भी, जिसमें दम नहीं है, जिसमें शक्ति का अभाव है, फिर भी पंगे लेता है, किसी को गालियां देता है, वह मूर्ख है। यानी ये सिंपल सी वह बात है कि आ बैल मुझे मार वाले कुछ लोग होते हैं, है ना। कैपेसिटी है नहीं और चैलेंज कर डाला, तो वो तो मूर्खों के लक्षण है। प्लीज नोट करें इस बात को, है ना। जो माता पिता की परवाह नहीं करता है वह मूर्ख है। माता पिता की परवाह नहीं करता है वह मूर्ख है। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे घर का एक नियम है, हमारे घर का एक नियम है, हर परिस्थिति में अगर मान लो कभी भी किसी किन्हीं भी दो व्यक्तियों के मतभेद हो जाते हैं, दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कभी कभी हो जाता है, घर है ना, हम इंसान हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो हमारे घर का एक नियम है, सिंपल सा नियम है, जो बड़ा है वह सही है। हमारे घर का यह नियम है, जो बड़ा है वो सही है, कोई ज्ञानवान नहीं पकड़ना है। ओके, बड़ा है वो सही है, दैट्स इट। अब आप बोलो कि ये कैसा नियम है, बड़ा है तो सही है। तो ये सीख मैंने मेरे पिताजी से सीखी थी 1993 में, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, और कुछ हो गया, घर में कुछ पंगे हो गए मेरे और मेरी दादी के, मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब। ओके, अब मेरी दादी तो कभी स्कूल में भी नहीं गई थी। ओके, हाँ, तो उसका तो शिक्षण वगैरह कुछ था नहीं, और मैं रिलेटिवली एक अच्छा दिमाग वाला, एक ठीक ठाक स्टूडेंट था। एटलीस्ट स्कोर से तो मुझे लोग रिस्पेक्ट देते थे, क्लास में कभी मिला नहीं वो अलग बात है ना। टीचर जानती थी मैं ओरिजिनल क्या हूँ, पर फिर भी ठीक है, फर्स्ट क्लास मेंटेन करता रहा मैं, और रिस्पेक्ट मिलता रहा। तो ऐसी कुछ बातें चली इधर उधर की, और मैं भिड़ गया मेरे दादी के साथ। तो उसने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, और हमने नए नए आधुनिक तर्क वितर्क दे दिए, और फिर प्रूव कर डाला कि किस तरीके से
दादी गलत है। ओके, फिर वो दिन तो खत्म हो गया। शाम का समय हो गया, 7 बजे की न्यूज को मैं रोज बैठता था मेरे पापा के साथ, मराठी न्यूज आती थी तो न्यूज सुनने हम बैठ गए। तो न्यूज व्यूज हो गई, थोड़ी देर बाद न्यूज खत्म हो गई और अ, फिर पापा ने मुझे बोला कि संजू बेटा, जो जानते हैं मेरा नाम संजू है, घर में मुझे संजू या संजय कहते हैं, है ना? शायद इसीलिए दिव्य दृष्टि मिली है मुझे, है ना? नाम का ही संजय हूँ मैं, है ना? तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि संजू बेटा जरा वो टेप लेके आना, है ना? तो मैं गया और टेप लेके आया। हमारे घर में वो मशीन थी, कपड़े सिलाई की मशीन होती है ना, तो वो टेप लेके आ गया। तो उन्होंने बोले खुद की हाइट नापो। तो मैंने खुद की हाइट नापी। तो बोले कितनी हाइट बढ़ गई तुम्हारी आज? तो मैंने कहा कुछ नहीं। तो बोले ठीक है, चेस्ट मेजर करो। मैं काफी जिम विम करता था उस वक्त, ऐसे ही, है ना, गाड़ी पहलवान वाला काम करता रहता था। तो उन्होंने बोला ऐसे करो। बोले कुछ बॉडी वॉडी बन गई क्या, बढ़ गई क्या? बोले नहीं। वजन कुछ बढ़ा है क्या तुम्हारा? नहीं। ओके। फिर मेरे पिताजी ने एक सवाल पूछा मुझे जिसने मुझे झंझोड़ दिया। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आज कुछ दादी के साथ बहस हो गई। मैंने कहा हाँ, गलत बात थी और वो बात को पकड़े हुए थी, है ना? तो मैंने उनको तर्क वितर्क देके, सब बातें देके, इंफॉर्मेशन देके उनको सिद्ध कर दिया कि वो किस तरीके से गलत है। और फिर मेरे पिताजी ने मुझे पूछा, मेरे पिताजी का जो सवाल था वो काफी सीरियस सवाल था, उसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। और उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा अपनों से बड़ों को छोटा साबित करके क्या तुम सच में बड़े बन गए हो? अपनों से बड़ों को छोटा साबित कर कर क्या तुम सच में बड़े बन गए हो? और मैं सोच में पड़ गया। अब मेरी बालक बुद्धि थी उस वक्त, कृपया नोट करें, आप में से कुछ बालक है अभी यहाँ पे, है ना? बालक बुद्धि थी, मैं हर्ट हो गया। गलती तो कुछ थी नहीं मेरी, कोई गलती तो थी नहीं, उल्टा मैं सही था। तो उस वक्त मुझे बुरा लगा, शायद मैं रोया थोड़ा सा, है ना? मामा के साथ भी गया, मैं पास गया, मामा को बोला क्या मैं गलत था। मामा ने भी वही रट लगा दी कि बोले ऐसे सही होने का फायदा क्या जिससे किसी का दिल दुखे, जिससे कोई हर्ट हो जाए, है ना? और मम्मा ने मुझे ये भी बताया कि तुम पढ़े लिखे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम तुम्हारे आधुनिक ज्ञान से किसी से कुछ कह सकते हो। तो वो वक्त है, आज तक का वक्त है। मैंने मेरे पूरे जीवन में ये बात फॉलो की है कि अगर कोई बड़ा बात कर रहा है तो उससे मैं कभी तर्क नहीं करता, बड़ों से मैं कभी तर्क नहीं करता, उनकी बात को मान लेता हूँ। कई बार नुकसान हो जाता है, कई बार नुकसान हो जाता है, पर कृपया नोट करें इस बात को, अपनों से बड़ों का दिल दुखाना, इससे बड़ा नुकसान जीवन में हम कोई कर ही नहीं सकते, तो हो ही नहीं सकता। अब ये बात है ना, आज के बच्चों के रेफरेंस में तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास आधुनिक ज्ञान है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आपके पास 3D क्या है, हाँ 3D विजुअलाइजेशन है, आपके पास 5G का इंटरनेट है। क्या नहीं है आपके पास? आप तो घर में रॉकेट या बम भी बना सकते हो यूट्यूब देख देख के, है ना? ये सब बातें आपके पास है। तो आसान होगा आपको, आपसे अपने आप से किसी बड़े को गलत साबित करना, बट नम्रता बनाए रखना मुश्किल काम है। तो ये हमारे घर का रूल है कि बड़ा चाहे जो भी कहे, ओके वो सही होता है। तो इसके सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे घर में अनु को होती है, मेरी छोटी बच्ची को। पिछले 7-8 दिन से वो आलस से में है, तो वो मम्मा के साथ बोलती है मुझे आराम करना है ना? कभी कभी वीडियो ऑफ करके, जिसे कहते पूरा ही
जिसे चद्दर वद्दर ओढ़ के अंदर 5M क्लब सेलिब्रेट करती है वो, है ना? कभी कभी नहीं आती, कभी वो कहती है पापा मैं सुन रही हूँ आपको, और हम स्वीकार करते हैं। बट उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वो घर में सबसे छोटी है। तो कहती है इस तरीके से तो मैं कभी सही साबित ही नहीं कर पाऊंगी खुद को, है ना? तो उसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हारी बात मनवानी है तो दादी के पास जाओ और दादी से वो बात कहलवाओ, ताकि जब दादी कहेगी तो उसके सामने और कोई कह ही नहीं पाएगा। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप सच्चे हो तो दादी आपकी बात को ना कभी नहीं कहेगी, है ना? तो इस तरीके से इसका सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ दोस्तों, आपसी भाईचारा बना रहता है, आपसी सम्मान बना रहता है, और बड़ों की प्रतिष्ठा बनी रहती है। और ये हमेशा याद रखें, चाहे आप घर में हो, चाहे आप सभा में हो, यानी किसी ग्रुप में हो, है ना? अपनों से बड़ों को छोटा साबित करके कोई भी बड़ा नहीं बन सकता। ये बात को हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें। बड़ों का सम्मान जरूरी है। चर्चा हो सकती है, बातें हो सकती है, बट कभी भी डेस्परेटली कोशिश ना करें अपनों से बड़े बड़े को गलत साबित करने की। और मैं आपको एक बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पर ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ टीनेजर्स के साथ, यंग जनरेशन के साथ। यानी मेरे पास कोचिंग के लिए 12 साल की उम्र से लेके 35-37 साल तक के लोग हैं। और जब मैं उन्हें देखता हूँ ना, तो एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कई बार उनको ना ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, विनम्रता को दूर कर देता है। तो यहाँ पे सजग रहना बहुत जरूरी है, अवेयर रहना बहुत जरूरी है, और अलर्ट रह के बात को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो माता पिता का सम्मान नहीं करता है ना, और उनकी परवाह नहीं करता है, वह भी मूर्ख है, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। ओके, तो ये बच्चों के लिए लागू है, हमारे लिए लागू है, और सबके लिए लागू है ना? तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में माता पिता नहीं है या फिर गुरुजन नहीं है। तो रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखे। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक मूर्ख का और एक लक्षण, और बहुत बढ़िया लक्षण है। इसको तो ऐसा ना पुनेरी पाठी बना के हर जगह चिपका देना चाहिए। ऐसा एक मूर्खों का लक्षण है। जरा पढ़ते हैं, समझते हैं। तो दशक 2 समास 1 का ये 28वां पॉइंट है, जहां पे मैं आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ। जो अपने घर वालों पे गुस्सा करता है ना, बार बार उनको ताने मारता है, और बाहर वाले लोगों के साथ बड़ी ही नम्रता से बर्ताव करता है। ओके, ऐसा अगर कोई पागल है तो उसे सबसे बड़ा मूर्ख कहना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अब ये बात फिर से आ गई, आज स्वामी जी थोड़े सेंसिटिव मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ओके, तो ये भी बात एक बहुत है। दिखावे की दुनिया है, हाथी के दांत है। दिखावे की दुनिया है, हाथी के दांत है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं। तो क्या है ये गलती? कि छोटी छोटी चीजों में दादागिरी कर ली घर वालों के साथ, गुस्सा कर लिया अपने घर वालों के साथ, है ना, उनकी गलतियां निकालते रहे, और बाकी लोगों के सामने बस, है ना, मुझ जैसा भारी तो कोई है ही नहीं, है ना, ये वाला बर्ताव। और ये मैंने देखा है, बहुत सारे लोग जैसे ही घर की जो दहलीज है क्रॉस कर जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुड़ी गुड़ी बनते हैं। होना उल्टा चाहिए, बाहर व्यवहार करे और चौकट के अंदर प्यार करे, है ना, होना उल्टा चाहिए। पर झूठी प्रतिष्ठा का ये जो फैशन है दोस्तों, वो इतनी बड़ी बन गई है ना। मैं देखता हूँ आज की नई पीढ़ी के जो कर्ता लोग हैं, स्पेशली जो हमारी पीढ़ी के
और मेरे बाद वाली पीढ़ी के इमीडिएटली बाद वाली, यानी 10 साल 15 साल मुझसे जो छोटे हैं और जो मैरिड लोग हैं, ओके, यानी जो हो सकता है आज मान लो 25-26 और उसके ऊपर ज्यादा जिनकी उम्र है, इन लोगों के बारे में दिखावे के दांत, बहुत ज्यादा दिखावा चल रहा है अपने आप को अच्छा गुड पर्सन दिखाने के लिए, है ना। दहलीज के बाहर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से नजर आते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे दिखते हैं, है ना। जब भी मैं किसी का प्रोफाइल फेसबुक या सोशल मीडिया प्रोफाइल देखता हूं तो मैं हमेशा खुद से यही बात करता हूं और थोड़ी साइकोलॉजी मेरी टीम को भी जब समझाता हूं तो यह मैं सब मेरी टीम को हमेशा ये कहता हूं, यह इस व्यक्ति का सबसे अच्छा बर्ताव है। अरे छोड़ो, मैं तो डीपी देख के भी ये बोलता हूँ यह इस व्यक्ति का सबसे अच्छा फोटो है। लोग अपना बेहतरीन रूप दिखाना चाहते हैं बाहर, चौखट के बाहर, है ना। फिर बचता क्या है घर में? नोट करें कृपया इस बात को, घर में बचता क्या है ना। तो बाहर वाले वो क्या कहते हैं, ये क्या लगाते हैं, मेकअप वाला रूप देखते, और घर वाले बोलते ये कहां से आ गया, डर ले, बोले बच्चे डर रहे इससे है ना। क्रूर सिंह कहां से आ गया घर में, ऐसी वाली बात होती है। तो ये भी मूर्खों के लक्षण में आता है। प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें, है ना। ये जो क्रम है, प्रायोरिटी का क्रम है, क्रम है, वो शुरू कहां से होता है पता है? सबसे पहली बात, हमारा सबसे बड़ा दायित्व खुद के प्रति है। कृपया नोट करें इस बात को और सेल्फिश बने, सेल्फिश बने, स्वार्थी बने। हमारा सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद के प्रति है, टू टेक केयर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ आवरसेल्फ, है ना। अपने आप को सुदृढ़ रखना है, शारीरिक रूप से सुदृढ़ रखना है, एक्सरसाइज करनी है, बैडमिंटन के लिए वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। एक्सरसाइज जरूरी है, फिजिकल फिटनेस जरूरी है, अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, फ्रेश खाना खाना चाहिए, शक्कर से दूर रहे, नमक से दूर रहे, चटनी क्या कहते हैं उसे, मसालों से, चटनी से दूर रहे, है ना, और तेल से दूर रहे, यू नो। ये 4-5 चीजें हैं, इसको जितना कम करोगे उतना अच्छा है। शक्कर, नमक, मसाला, चटनी और तेल। और कुछ बाकी है क्या इसमें? ओके, तो इन चीजों से बचे। और एक बात है, अभी बात निकली है तो मैं आपको सजेशन देता हूँ, हर वो चीज जो आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है। प्लीज नोट करें, फ्लैट स्टेटमेंट कर रहा हूँ, हर वो चीज जो आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है। ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, ये आपको एडिक्ट बनाने के लिए डाले जाते हैं, प्लीज नोट करें। तो मान लो मेरे बच्चे भी है, तो यहाँ हमारे यहाँ एक काफी अच्छा होटल है, चाइनीज होटल, और हर तरह का मिलता है। तो मेरे बच्चे बीच बीच में मूड में आ जाते हैं, पापा वहां चलेंगे, वहां के टेस्ट अलग है। और मैं कई बार मैं निशा को भी बोलता हूँ, जो यहाँ पे भी होती है फैम क्लब में, कि ऐसी ऐसी क्या कमी है तुम्हारे मम्मा में कि वो टेस्ट घर में नहीं बन पाती। अरे इतने प्यार से बनाती है माँ तो, है ना। और ऐसा नहीं कि वो सीख नहीं सकती रेसिपी। हमने अ फ्यू बिलीव जो रोज किचन में खाना बनाते हो वो तो यार हर चीज का बेहतरीन वर्जन बना पाए, है ना। फिर ऐसा क्या है होटल्स में, स्नैक सेंटर्स में बाहर, कि वहां ज्यादा टेस्ट आ जाती? इंग्रेडिएंट्स, कॉम्प्रोमाइज्ड इंग्रेडिएंट्स, प्लीज नोट करें। आपके टेस्ट बड को एक्टिवेट करने वाले, चाहे कलर्स हो चाहे फ्लेवर्स हो, जो आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं, बट आपकी संवेदनाओं को जगा देते हैं, आपको एडिक्ट करते हैं। आपको लगता है कि आपका वो आइटम आपका फेवरेट है ना। मान लेते हैं कि किसी को कोई डोसा पसंद है, किसी को कोई उत्तपा, या किसी को कोई चाइनीज राइस, या और कोई डिश, पंजाबी, साउथ इंडियन, ब्ला ब्ला ब्ला। वो डिश पसंद है मतलब क्या, उसके एक दो फ्लेवर। अगर आपको कोई डिश पसंद होती, इडली पसंद है, तो दुनिया की हर इडली पसंद आनी चाहिए ना। नहीं होता।
तो कृपया इस बात के प्रति सजग बने। जो भी चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वो नेचर के खिलाफ है, प्लीज नोट करें। जो भी चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वो नेचर के खिलाफ है। क्या भगवान ने कभी देखा है आम के साथ साथ बोले चटनी और नमक भी आ रहा है ना? मान लो बंदर आम के पेड़ पे चला गया, आम खा रहा है और उसके साथ वो चटनी वटनी लगा के खा रहा है, कभी देखा आपने? अभी आप लोगों ने हुरडा पार्टी की होगी ना रिसेंटली, बहुत सारे लोगों ने हुरडा पार्टी की होगी किसी खेत वेत में जाके, है ना? तो वहां पे मान लो बंदर अगर वो खेत में जाएंगे तो वो क्या उसको बोलेंगे यार इसको गर्म करके थोड़ा इधर उधर से थोड़ा सा ये लगा के दे दे? करेंगे क्या बंदर? नहीं करेंगे ना, है ना? नहीं होता है दोस्तों, नेचर में ये चीजें है ही नहीं। नेचर में ये चीजें नहीं है। देर इज नथिंग कॉल्ड एज टेस्ट इन नेचर। अगर नेचर में टेस्ट नाम का फैक्टर होता तो केवल घास नहीं खाते इतने सारे जीव। आपने देखा होगा दुनिया में सबसे ज्यादा कंजम्पशन किस चीज का होता है? घास का होता है। दुनिया के ज्यादातर जीव जो है वो घास पे आश्रित है। अब उसमें टेस्ट नहीं होती। आपने शेरों को देखा है? हाँ, जस्ट इमेजिन करो किसी शेर ने किसी मुर्गी को मार लिया और आपके पास लेके आ गए, इसको जरा टेस्टी बना के दे दो, बोले ये क्या है, कच्चा खाना पड़ता है। प्लीज नोट करें इस बात को, प्लीज नोट करें। नेचर हमें हर क्षण बहुत कुछ सिखाता है। और आपके भले की बात बता रहा हूं दोस्तों, हर चीज जो नेचर के अगेंस्ट है या नेचर में नेचुरल नहीं है वह हमारे लिए अच्छी नहीं है। प्लीज नोट करें इस बात के प्रति और सजग रहे। नहीं तो आप उन 93% लोगों में से एक बन जाओगे जो जीवन में सब कुछ होते हुए भी अधूरा अधूरा महसूस करेगा। मैं देख पाता हूँ दोस्तों, समाधान का जो परसेंटेज है, समाधान जिसे कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन, उसकी जो कमी है जीवन में, ये बहुत बड़ा संकट है आज का, मानवता का बड़ा संकट है। और ये सबको लेके डूबेगा किसी दिन, सबको लेके डूबेगा किसी दिन। तो आपके पास मर्यादित क्षमताएं हैं, क्षमताएं बढ़ाए ताकि आपका इन्फ्लुएंस बढ़े और आप ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर सके। पर इतनी क्षमता तो डेफिनेटली बनती है और बनानी चाहिए कि जहां पे आप कम से कम खुद को तो बैलेंस कर सके। कल की बात है, मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, ओके, एंड उनको एक जॉब की ऑफर आई। तो उन्होंने मुझे कहा गुरुजी बोले एक जॉब की ऑफर है। मैं बोला ठीक है बताइए क्या करना है। कि ऐसे ऐसे है, ये चीजें है, ये रिक्वायरमेंट है, प्रेशर के सिचुएशन है, वगैरह वगैरह सब कुछ ठीक है। और उन्होंने मुझे बोला कि कुछ 60 लाख साल के मुझे दे रहे हैं वो। अभी इनकी करंट इनकम काफी कम है, तो वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए, है ना? और इतनी बड़ी ऑफर है। तो मैंने उनको सीधा सीधा बोल दिया ये ऑफर आपके लिए इतनी बड़ी है कि आप ऑलरेडी परेशान हो रहे हो। तो कृपया नोट करें और ध्यान से सुनिए, ये ऑफर है या आफत है ना? तो मैंने उनको तो बैरागी वाला सजेशन दे दिया। मैंने बोला ये आपके लिए नहीं है, मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ आपके चेहरे पे तनाव, है ना? जब उनसे बात की तो वो जो भी कुछ उस पैसे के अगेंस्ट काम करना था वो इनके नेचर के अगेंस्ट था, है ना? तो कुछ क्रिटिकल इवेल्युएशन इनको करने पड़ते, कुछ लोगों को, यानी अलग अलग रोल थे जो कि वो कंफर्टेबल नहीं थे। कोई और अच्छा कर लेगा ये रोल को, बट ये इनके लिए नहीं था। और रिलायबल इंसान है तो इसको ढाल के जैसा उन्होंने आगे करने का सोचा, है ना? और कोई अगर किसी को 50 लाख दे रहा है, 50-60 लाख, तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा उम्मीद करेगा बिजनेस की, है ना? मैं स्वयं भी तो बिजनेस में हूँ। तो अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ
कंपनी एट द कंपनी एंड भी कुछ ना कुछ इनकम आना चाहिए। तो मैंने वो इतना सिंपल तरीके से बोल दिया। ओके, और वो मुझे देखते रह गए कि बोले ये इतनी आसानी से बोल कैसे सकते हो। तो मैंने बोला मैं खुद कर चुका ये सब चीजें, तो मुझे इसमें कोई अचरज नहीं लगता है ना। तो आई होप मे द बेटर सेंस प्रिवेल्स एंड वो अपनी बात को अपने अच्छे सही निर्णय तक पहुंच पाए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। और ये मुद्दा बहुत अच्छा था, तो स्वामी जी को धन्यवाद देते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों से बड़ों की परवाह करनी चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो बड़ों की परवाह नहीं करता वह मूर्ख है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला मुद्दा मैंने कहा, जो घर वालों से गुस्से से बिहेव करता है और बाकी जगह एकदम शांत रहता है, वो भी मूर्ख है। ओके, और ये ऐसे मूर्ख है ना, जीवन के पहले कुछ दशक बीतने के बाद फिर सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं। ओके, तो मैंने बहुत सारे नम्र पुरुषों को देखा है, स्पेशली रिटायरमेंट के बाद है ना, फिर बंच में सॉरी बोलते रहते हैं कि मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने ये नहीं किया, आई एम सॉरी। और धन्यवाद भाव भी बहुत दे देते हैं कि फिर भी तुमने मुझे संभाल लिया। तो बागबान की मूवी को याद करते हैं और ये गलतियां आज ही सुधार देते हैं। वो अमिताभ बोलता है ना, लोग अक्सर ये गलती करते हैं, पर पूजा मैं ये गलती नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और थैंक यू फॉर बीइंग देयर। ये बातें हमें रोज करनी है दोस्तों, रोज करनी है, प्लीज नोट करें। और केवल ये पति पत्नी की बात नहीं है, प्लीज नोट करें इस बात को। आपके जीवन में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो सेल्फलेसली आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड भाव बहुत जरूरी है दोस्तों। इवन एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो बिना कुछ किए भी आपको हंसी के कुछ पल दे देता है, उसको ग्रेटिट्यूड बोलना चाहिए, है ना। तो ये एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड वैल्यू, ये डेली बेसिस पे होना चाहिए। हो सकता है पहले कुछ दिन उनको आश्चर्य लगे कि लगता है बैकएंड में कोई डिमांड पक रही है, प्यार ज्यादा हो रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है ना शुरुआत में। तो मैं तो आपको बताता हूँ दोस्तों, मैं शायद घंटे में कई बार मेरा प्यार व्यक्त करता हूँ मेरी माता के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, बार बार बताता हूँ। ओके, इवन कई बार मेरी वाइफ, जब हम गांव जाते हैं तो ऑकवर्ड फील करती है जिस प्यार से मैं उसको पुकारता हूँ, है ना। और मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पे हूँ, अगर मैं मेरी पत्नी का नाम ले रहा हूँ तो दिल से और बहुत ही ज्यादा प्यार से, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से नाम लेता हूँ। अब मैं उस एरिया से हूँ, महाराष्ट्र और आंध्रा की बाउंड्री पे, जहाँ पुरुष प्रधानता बहुत ज्यादा है। ओके, और मैं, यानी मुझे तो कई बार लेबल लगाया जाता है कि मैं गलत जाति में पैदा हो गया। ओके, तो महिलाओं पे डोमिनेंस एक पुरुष को अपनी प्रधानता दिखाने की एक फैशन की तरह हमारे सोसाइटी में यूज किया जाता है। ओके, और मुझ पे हमेशा से ये ब्लेम रहा है कि मैं गलत जाति में पैदा हुआ हूँ। ओके, बट हूँ तो हूँ। ओके, और मुझे इसमें कोई मलाल नहीं है, इनफैक्ट आई एम प्राउड ऑफ द वे आई एम। और मैंने हमेशा ये बात को मेंटेन किया है कि जिसके साथ जीवन बिताना है उसको रिस्पेक्ट ना दे, उसको प्यार से बात ना करे तो किससे करे। खुद को मूर्ख नहीं बनाते हैं। और एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड केयर में, ग्रेटिट्यूड में, आई रिपीट द वर्ड्स, एक्सप्रेशन ऑफ लव, केयर एंड ग्रेटिट्यूड, इसमें कभी कोई कंजूसी नहीं करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बात बताऊं, कुछ लोग होते हैं परिस्थिति के कारण, मनस्थिति के कारण, अपनी सोच के कारण, अपने अज्ञान के कारण सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, या बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी देते हैं। वहां पे भी मैं बताता हूँ, प्यार बांटते रहिए। ओके, लव, केयर और ग्रेटिट्यूड का कॉम्बिनेशन करते रहिए, डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, लोग बदल जाते हैं और जीवन भर के लिए बदल जाते हैं। और यही वो फीलिंग है
जो हमें लाइफ के लिए रेडी बनाती है दोस्तों। यही वो फीलिंग है जो हमें लाइफ के लिए रेडी बनाती है, हमारा बेहतर वर्जन सामने लाती है, जीवन में मन स्वास्थ्य मन शांति मेंटेन रखती है। तो इस वृत्ति को भी स्वीकार करते हैं और इसको लेके आगे जाते रहते हैं, है ना। और अब एक आखिरी वाला लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये थोड़ा सा पुराने समय के हैं, तो आई होप आप इसके साथ रिलेट कर पाओगे। जो नीच जाति के लोगों में रहता है वह मूर्ख है, प्लीज नोट करें। नीच जाति के लोगों के साथ रहता है वह मूर्ख है। अब इस मुद्दे को कुछ इस तरीके से समझते हैं। अब भगवत गीता में स्वयं भगवान ने बताया है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13 में है। ओके, तो चारों वर्णों की रचना मैंने की है और उनको गुण और कर्म के अनुसार उनकी डिवीजन किया है। तो जाति जो संतों का रेफरेंस होता है वो डेफिनेटली गुण और कर्मों के अनुसार उच्च या नीच होती है। ओके, वो कभी भी नाम नहीं लेंगे किसी जाति का संत। तो छोटी जाति की अगर यहाँ बात की जा रही है अपने से, और उनके साथ रहने वाला मूर्ख है, मतलब क्या? अपनी पात्रता के अनुसार कंपनी ना चूज करना मूर्खता का लक्षण है। पात्रता होती है ना, क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं उनके जैसे बन जाते हैं। ओके, तो कृपया यहाँ पे नोट करें, अपनी पात्रता के लोगों को ढूंढे। ओके, एकांत बहुत अच्छा है। अगर अपनी पात्रता जैसे लोग नहीं मिल रहे आपको तो एकांत में रहिए, किताबें पढ़िए। आजकल तो बहुत ज्यादा ज्ञान उपलब्ध है गूगल और यूट्यूब पे, वहां पे अपनी पात्रता के लोगों को फॉलो कीजिए। ओके, अपना संदेश आप दे सकते हो, दुनिया को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पे अथर्व जी ने कहा, वी आर द एवरेज ऑफ टॉप 7 पीपल वी लिव विथ। तो इसी को हम हमारे कंसल्टेशन की लैंग्वेज में सुपर 7 सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। 7 लोग और 27 लोग, ये सर्कल जो होते हैं आपके जीवन में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले 7 जिनको आप ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे टाइम शेयरिंग कर रहे हो, डेली बेसिस पे, और टोटल 27, ये 7 और बाकी 20 पकड़ के जिनके साथ आप अच्छे से कांटेक्ट में रह सकते हो, उसके आगे आप नहीं मेंटेन कर पाते। जैसे इस लिस्ट में नए लोग आते हैं, पुराने लोग कंप्लेन करने लगते हैं कि आजकल तुम मिलते नहीं मुझसे और मुझे समय नहीं देते। कुछ नटखट लोग तो ये भी बोल देंगे कि बदल गए हो तुम, है ना। तो यहाँ पे प्लीज नोट करें, क्योंकि दिन ही 24 घंटे का है, तो आप कितने लोगों के साथ टाइम शेयर करोगे ना, मर्यादा है। तो ये डेफिनेटली होने वाला है, ये डेफिनेटली होने वाला है। तो इन्हीं 2-4 शब्दों को मैं आगे लेके जाता हूँ। ओके, तो ये बात थी हो रही। तो यहाँ पे और 1-2 शब्द है, परस्त्री के साथ एकांत में रहता है। ओके, इस बात को भी समझते हैं थोड़ा सा आज के संदर्भ में। ओके, तो यहाँ परस्त्री का जो उल्लेख है, ओके, शास्त्रों में स्त्री को माया कहा गया है कई बार। ओके, तो मोह के क्षणों को टालने आना भी बहुत जरूरी है। अब जो स्त्री है वो क्या सोचे, परस्त्री का संग, है ना। तो जिसे कहते हैं और चीजें जो आपको मोहग्रस्त कर सकती है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कुछ मीठा हो जाए हो, है ना। मोह के तो अलग अलग प्रकार है ना आज के आधुनिक समय में। तो जो मोहग्रस्त होता है वह भी मूर्ख है। मोह का त्याग इसलिए जरूरी है कि जो मोहग्रस्त हो गया उसने जीवन में एकाग्रता का उसके भंग हो जाता है, कंसंट्रेशन की कमी आ जाती है जीवन में। कृपया नोट करें, कृपया नोट करें। और एक बात है, ऐसी चीजें जो यहाँ पे बताया गया है ना, समाज में अप्रतिष्ठा का कारण भी बन जाती है, तो उसके प्रति भी सजग रहते हैं, है ना। कई बार आपकी गलती होती है, आपकी गलती नहीं होती है, फिर भी समाज में अप्रतिष्ठा का कारण भी ऐसी चीजें बन सकती है। सजग रहे, सजग रहे, और ये रूल आज भी लागू होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
समझने का प्रयास करते हैं, है ना? जो चलते चलते खाता है वो भी मूर्ख है ना? चलते चलते खाता है वो भी मूर्ख है। तो इसके पीछे भी बहुत ज्यादा साइंस है, बहुत ज्यादा साइंस है। आज हम बहुत ही ज्यादा हाइजीनिक वर्ल्ड में रहते हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। भोजन को बैठते थे तो भोजन के बाजू में पानी का एक सर्कल बना देते थे ताकि चींटी कीटक वगैरह वो आपके थाली तक ना पहुंचे, है ना? पानी का एक सर्कल कर दिया तो वो करीब करीब 7-8 मिनट 10 मिनट तक वो ड्राई होने में लगता और आपके थाली के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता, तो जिससे कीटक विटक नहीं आते। पहले तो लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे, है ना? और जिसे कहते हैं ना कई सारी अशुद्धियां वातावरण में रहती थी, जिसकी वजह से खाने के, बैठने के, स्नान के, हर चीज के नियम बना के रखे हैं हमारे सनातन धर्म में। तो ये उन्हीं रूल्स में से एक है कि चलते चलते खाना, रास्ते से खाना गलत है। ओके, तो शायद नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते हैं, बट हम जब छोटे थे ना तो इन्फेक्शंस और इन्फेक्शियस डिसीजेस बहुत ज्यादा आते थे। कितने लोगों को याद है ना? कई सारे कॉलरा, है ना? कई सारे डिसीजेस आते थे, डिसेंट्री, है ना? तो बहुत सारे डिसीजेस होते थे। ओके, ये हो गया। अब आखिरी वाला मुद्दा 30, यहाँ हम रुकेंगे, इसको टिक कर देता हूं मैं। यह है जो दूसरों पे परोपकार तो नहीं करता और कोई उस पे उपकार कर रहा है, ओके, तो उसके अगेंस्ट में कुछ निगेटिव एनर्जी देता है, ओके, और थोड़ा करता है और बहुत ज्यादा बोलता है, वह मूर्ख है। तो ये मूर्ख का आखिरी लक्षण आज के लिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं, है ना? यानी जो दूसरों की मदद नहीं करता और जो मदद कर रहा है उनके अगेंस्ट भी द्रोह करता है। तो आने वाले समय में हम अलग अलग प्रकार के द्रोह देखेंगे, पितृद्रोह, मातृद्रोह, गुरुद्रोह, स्वामी द्रोह, देशद्रोह, ऐसे बहुत सारे द्रोह के प्रकार आएंगे इसी जैसे कहते हैं दासबोध नाम के ग्रंथ में जिसे हम पढ़ रहे हैं उसमें वो आएंगे। तो प्लीज नोट करें, अगर कोई आपको फेवर कर रहा है तो नम्र बने रखें, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। और किसी ने भी आपके लिए अगर कुछ किया है, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जितना ज्यादा हम सफलता के शिखर पर ऊपर जाते रहते हैं, जितना ज्यादा हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, उतना ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है नम्र बने रहना, नम्र बने रहना। मेरे भाई साहब है रतीश भाई, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा उनका, है ना? मैं उनको बार बार बताता ही रहता हूँ। हमने बहुत संघर्ष किया है दोस्तों एज ए कंपनी सोहम लाइफ कंसल्टेंसी में, है ना? काफी संघर्ष रहा है हमारा बिजनेस का। हम वो लोगों में से जो हर कोई जॉब करता था और हमने एक व्यवसाय की शुरुआत की। आज तो मैं बिजनेस कोचिंग करता हूँ, भगवान की दया से काफी कुछ अच्छा चल रहा है, समझ बढ़ गई है और बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है। और मैं रतीश भाई को हमेशा बोलता हूँ, अब गाड़ी का टॉप गियर पड़ा है तो ड्राइवर को सजग रहना चाहिए। जब गाड़ी स्लो चलती है ना 10 की 20 की स्पीड पे, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा जोखिम कभी नहीं होती है ना, है ना? क्या आपने देखा है कभी कि पार्किंग में कोई गाड़ी धीरे से निकाल रहा है या पार्क कर रहा है और उस वक्त एक्सीडेंट हो गया और 2-4 बिल्डिंग गिर गई? ऐसा नहीं हो सकता, है ना? एक्सीडेंट रिस्क तब होता है जब आपकी गति बढ़ जाती है ना? तो जब इंसान प्रगति के मार्ग पे होता है तब बहुत ज्यादा रिस्क हो जाती है कि एक्सीडेंट हो जाए और वहां पे कुछ रिलेशनशिप ड्रॉप हो जाए, कुछ अपने दूर चले जाए, कुछ प्राउड वाली फीलिंग आए, अहंकार वाली फीलिंग आए, है ना? या फिर कुछ पुराने ग्रेटिट्यूड को आज हम वैल्यू ना करें। मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ दोस्तों, और मैं पूरा जीवन ऋणी रहूंगा मेरे कुछ कलीग्स का, जैसे आभा देश पांडे सर है, निरुद्ध देश पांडे। उन्होंने कंसल्टेशन करना शुरू कर दिया तो मुझे समय मिलने लगा पढ़ाई करने के लिए। हमारी छोटी सी बहना है मिनल मैम, तो वो भी बहुत ज्यादा काम करती है ना? जिम्मेदारी लेती है,
तो उससे मुझे पढ़ने के लिए, ये भगवद गीता है, ये अलग अलग ज्ञान पढ़ने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए मदद होती है। रतीश भाई तो परिचय जैसा है, हर वो चीज जो मैं नहीं करता वो संभाल लेता है। तो मैं ये ऐसे भाषण देने को खाली हो जाता हूँ ना। तो मेरे जीवन में जो टाइम फ्रीडम मैंने प्राप्त किया है, ये इन लोगों का ऋण है मुझ पे। कई बार ये बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है ना। और उसके प्रति अब खाली समय मिलेगा तो कुछ न कुछ पढ़ते रहूंगा, कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन करूंगा। ज्ञान आने से पात्रता बढ़ जाती है, इंसान बड़ा बन जाता है। अब बड़ा इंसान क्या है, उसमें नहीं पढ़ते हैं। और जब हम ऐसे किसी मार्ग पे चलने लगते हैं तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम कृतज्ञ बने रहे, है ना, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहे, नम्रता बनाए रखें। और यहाँ इस मंच पे लाइव चल रहा है और मैं उनके प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड वैसे तो हर क्षण एक्सप्रेस करते रहता हूँ। यही तो वो लोग हैं जो मुझे आपके सामने में आने में भी ये देते हैं। अदरवाइज मैं एक बिजी बिजनेसमैन होता ना। हाँ या ना। तो ये बात को भी समझते हैं। ओके, तो पॉइंट क्या है, ग्रेटिट्यूड जब हम एक्सप्रेस करते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं, तो हमेशा छोटी मोटी चीजें जो लोगों ने आपके लिए की है, ओके, उसको याद रखें। और एक प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटिट्यूड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटिट्यूड, हर उपकार, हर मदद उस वक्त बहुत बड़ी होती है। आई रिपीट, हर उपकार, हर मदद उस वक्त बहुत बड़ी होती है। उस वक्त यानी जब वो आपने ली, और उसकी वैल्यू आप इस वक्त में नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है दोस्तों, है ना। मुझे आज भी याद है, और आज मैं एक और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूंगा। जब मैं मेरा घर लेना चाहता था, मेरे पास कुछ 18,000 रुपए की कमी थी। ओके, और मैं काफी हाथ पैर मार रहा था इधर उधर, और मेरे एक दोस्त और मेरे कलीग है विशाल भटेजा जी उस वक्त थे। तो उन्होंने मुझे देखा कि क्या चल रहा था। मैं छोटा सा एक बड़ी कंपनी में छोटा एग्जीक्यूटिव था उस वक्त, और घर पुणे में फ्लैट लेना था मुझे, और पात्रता थी नहीं। तो मैंने काफी सर्वे वर्वे कर लिए। ओके, और फिर ये सब हो गया, और फाइनली ये 17-18 हजार के लिए ना मैटर क्लोज हो रहा था, तो मैंने उम्मीद छोड़ दी। अब ध्यान से सुनिए, उस दिन विशाल जी, विशाल भटेजा, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त, काफी अच्छे दोस्त है मेरे। ओके, कलीग भी थे हम साथ में। तो उन्होंने मुझे कहा कि राजेश, बोले उम्मीद नहीं हारना। तो बोला यार नहीं, काफी मगजमारी कर लिए, हाथ पैर मार लिए, नहीं बन रही है बात। ओके, और ये छोटे अमाउंट के लिए रह गई। तो उन्होंने मुझे क्या सजेशन दिया पता है, और 10 दिन ट्राई करना, और जो भी बैलेंस अमाउंट आपका होगा वो मैं भर दूंगा। ध्यान से सुनना, अब ये बात है आज से करीब करीब 15-16 साल पहले की बात। ओके, तो फाइनली मैंने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने केवल 8-10 दिन और थोड़े से इधर उधर हाथ पैर मारे, और पैसे का प्रबंध हो गया, और मेरा ये जो घर जहाँ मैं रहता हूँ, ये स्वीट होम बन गया। अब बाद में ईएमआई कितने साल तक दिए वगैरह वो आप सब जानते हैं, उसमें तो कोई छुपी बात नहीं है। ऑलमोस्ट 6-7 साल तक मैं ईएमआई देता रहा, और माता लक्ष्मी की बड़ी कृपा रही कि हार्डली साल 2 साल में कई सारे प्रमोशंस के बाद मेरे लिए वो अमाउंट छोटे लगने लगे, है ना। तो अब तो आज के डेट में तो मैं डेट फ्री हूँ, मुझ पे कोई किसी का ऋण नहीं है। पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो उस वक्त की शब्दों की मदद थी, और ये जो सिचुएशन में उन्होंने मुझे कुछ बातें कही, ये अगर वो ना कहते तो शायद आज मंजर कुछ और होता, सिचुएशन कुछ और होती। और आज अगर मैं सोचूं यार, 18-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार क्या होता है ना। तो आज वो उतनी वैल्यू का अमाउंट नहीं है। अब मैं माता लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहता, पैसा तो पैसा होता है। फिर भी आज ना हंसते खेलते हम, किसी दिन कहीं पे मूड मूड आ जाए, कोई ट्रेजेडी वैजेडी हो जाए, तो हम तो इधर उधर डोनेट कर देते हैं ऐसे अमाउंट, है ना। और करना भी चाहिए, है या ना। बट उस वक्त तो मेरे लिए वो जीवन के इतना ही मूल्यवान था, है ना। तो हमेशा याद रखे, मदद को उसी टाइम रिलेवेंस में काउंट करना चाहिए जब वो आपको मिली थी, है ना।
मेरी भाभी मुझे हमेशा बताती है कि गैस चालू करना मैंने आपसे सीखा। ओके, अब ये नए पीढ़ी के बच्चों को नहीं समझेगी ये बात, है ना? डरा डरा कर गैस देते थे लोगों को, सिलेंडर फट जाता है उसको ठीक से बंद करना चाहिए, रात को सोने से पहले कम से कम 3 बार चक्कर मार के वो बटन को आड़ा करना है। और लोगों को अब गलती से, यानी बिना वजह भी उनको लगता है गैस का स्मेल आ रहा है क्या? ऐसा करके लोग बार-बार जाके चेक करते थे। उस ज़माने में मेरी भाभी जो कि एक छोटे से गाँव से आई थी शहर में, तो उनको मैंने सिखाया था और मैं वहाँ खड़ा रहता था कई महीनों तक। जब भी वो किचन में जाती और ये बेसिक चीज़ें शुरू करती, मैं विद्यार्थी दशा में था, ओके, तो मेरी स्टडी होती, तो जब भी वो खटपट उसकी होती, मैं जाके वहाँ बैकअप को खड़ा रहता। फिर उनको बोलता, अब सब ठीक है, अब मैं जाके मेरी जगह पे पढ़ाई करता हूँ। अब देखिए, मैं स्कूल या कॉलेज में था उस वक़्त की बात, आज यहाँ पे। अब अगर वो बात करे कि मुझे गैस को हैंडल करना इनसे सिखाया, तो क्या बड़ी बात है, ऐसा आज लग सकता है ना? बराबर है। बच्चे जब पहला कदम चलते हैं, ओके, तो से हर माँ-बाप ये फीलिंग जानते हैं, जब ना वो उनके बच्चे को ना पहले कदम को चलने के लिए छोड़ देते हैं, है ना? ये हाथ ऐसे लेके ही रहते हैं वो, जैसे कैच पकड़ते हैं ना स्लिप पे, वैसे वो बच्चे को देखते रहते हैं माँ-बाप, है ना? गिरेगा तो नहीं, ओके। अब ये मदद है, हाँ, अभी तो क्या आप मैराथन भाग जाओगे, बट उस वक़्त की मदद। तो ग्रैटिट्यूड में ये रूल हमेशा, टाइम रेलेवेंस का रूल हमेशा याद रखना चाहिए। उस वक़्त कोई मुझे समय ना देता, अपना वैल्यूएबल टाइम ना देता, घंटे भर का, 2 घंटे का, तो आज मैं यहाँ ना होता। हमेशा ये बात याद रखें, जब आप क्रूशियल टाइम में थे, जब परीक्षा की घड़ी थी, किसी ने हाथ रखा था आपके कंधे पे और बोला था तुम कर सकते थे, कहाँ से मोल चुकाओगे इन बातों का, है ना? किसी ने आप पे विश्वास रखा था, या अभी भी रखते हैं, है ना? किसी ने आपको बोला था तुम जाओ मैं सँभाल लेता हूँ या सँभाल लेती हूँ, कहाँ से मोल चुकाएँगे इन बात का? और स्वामी वही बता रहे हैं यहाँ पे, समर्थ रामदास स्वामी जी यही बता रहे हैं। मूर्ख वो है जो इन बातों को भूल जाता है, इन बातों को भूल जाता है। तो ग्रैटिट्यूड जितना लंबा हो आपका, उतना अच्छा है। और मैं आप देखो मेरे चेहरे पे देखिए, एक्सप्रेशंस देखिए, चाहे तो ये वीडियो देख लीजिएगा बाद में फिर से रिवाइंड करके। कैन यू सी डीप ग्रैटिट्यूड ऑन माय फेशियल एक्सप्रेशन, मेरे आवाज़ में, मेरी बातों में, है ना? और मैं आपको बताता हूँ ना, सबसे बड़ा आनंद इसी में है दोस्तों, कि आप किसी को थैंक यू कह रहे हो। सबसे बड़ा आनंद है। मुझे तो सच में कहूँ, हाथ जोड़ना, थैंक यू कहना और आँखें बंद करना, ये दुनिया के 3 सबसे बड़े आनंद नज़र आते हैं। और मैं दुआ करूँगा आप सबके लिए कि आप भी इसको एक्सप्रेस करो। नम्रता से सर का झुकना और हाथों का जुड़ना, प्लीज़ नोट करें, नम्रता से सर का झुकना और हाथों का जुड़ना, है ना? किसी को धन्यवाद भाव देना और मौन के लिए आँखें बंद करना, ये मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े सुख हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जिसे कहते हैं, प्रोफेशनली भी काफ़ी कुछ कर चुका हूँ ऑलरेडी। 40 से ज़्यादा उम्र है मेरी, तो दुनिया को भी थोड़ा बहुत देख लिया है ना? तो वो भी अनुभव है। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, रिलेशनशिप, पंगे, सब सब कुछ कर चुका है जीवन में ना, काफ़ी कुछ हो चुका है। ओके, तो मैं बड़ी ही दृढ़तापूर्वक आपको बताऊँगा, इससे बड़े सुख नहीं है जीवन में। धन्यवाद भाव देने का सुख, किसी को, ये जो मुद्रा है ना, शायद इसी वजह से हमारे यहाँ राम-राम किया जाता है इंडिया में, नमस्कार किया जाता है ना? और आँखें बंद, मौन के लिए आँखें बंद करना, इससे बड़े सुख नहीं है। और आज रुकने से पहले मैं आप सबके लिए प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि आपको इन सुखों का अनुभव आता रहे और बार-बार, बार-बार आता रहे। तो आज के लिए यही रुकते हैं। जय श्री कृष्ण।